एक गांव था, छायापुर। लोग कहते थे रात होते ही इस पूरे गांव में छलावा घूमने लगता है। कोई उसे देख नहीं पाया, लेकिन जिसने महसूस किया वो फिर कभी चैन से नहीं सो पाया। उसी गांव के बीचों बीच एक मिट्टी का घर था, जहां मोहन और उसकी पत्नी कविता बैठे थे। अरे मोहन जी, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है और ऊपर से आज अमावस की रात भी है। पता नहीं क्यों आज दिल कुछ घबरा रहा है। हाँ, कुछ तो है इस रात में। सिर्फ ठंड नहीं, कुछ और भी है। लगता है आज कुछ अजीब होने वाला है। ठंडी हवा तेज हुई और तभी मोहन के फोन की घंटी बज उठी। हाँ रामू काका, बोले, इतनी रात को फोन किया? सब ठीक तो है ना? कोई जरूरी काम है क्या? हाँ बेटा मोहन, आज तेरी काकी को ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। तू जरा जंगल चला जा और थोड़ी सी लकड़ियां लेकर आ जा। हाँ काका, मैं अभी जाता हूँ और लकड़ियां लेकर आ जाता हूँ। अरे मोहन जी, आपने हाँ क्यों बोल दिया? आज रात बाहर जाना ठीक नहीं है और आप इस वक्त जंगल जा रहे हो लकड़ियां लेने। कविता, मना नहीं कर सकता। रामू काका के खेत में काम करता हूं मैं। उनकी वजह से ही ये घर चल रहा है। अगर जाना ही है तो जल्दी लौट आना मोहन जी। आज रात कुछ ठीक नहीं लग रहा। चिंता मत कर कविता, मैं जल्दी लौट आऊंगा। मोहन ने अपनी कुल्हाड़ी थामी और अमावस की उस स्याह रात में घर से बाहर जंगल की ओर चल पड़ा। अरे बाप रे, आज की ठंड तो हड्डियों के अंदर तक उतर रही है। लगता है जैसे रात ही ठंड बन गई हो। अगर मैं पैदल जंगल गया तो 1 घंटा तो यूं ही निकल जाएगा। एक काम करता हूं, रमेश के पास जाता हूं, वो अपनी बैलगाड़ी दे देगा। ये सोचकर मोहन आगे बढ़ा। रास्ते में ही थोड़ा आगे रमेश का घर था। कुछ ही कदमों में मोहन अपने दोस्त रमेश के घर पहुंच गया। अरे रमेश, ओ रमेश, जरा बाहर आना। अरे ये तो मोहन की आवाज है। लगता है कोई जरूरी काम होगा, इसलिए आवाज लगा रहा है। अरे मोहन, इतनी रात को क्या काम आ गया? क्यों आए हो? क्या हुआ? अरे यार, मैं जंगल लकड़ियां लेने जा रहा हूं। रामू काका का फोन आया था, कह रहे थे जंगल से थोड़ी लकड़ियां लानी है, तो सोचा तेरी जो बैलगाड़ी है उसे लेकर चला जाऊं। अरे यार, इतनी रात को कौन जाता है? और भाई, तुझे पता है ना आज अमावस की रात है, फिर तूने मना क्यों नहीं किया? अरे क्या करता रमेश, रामू काका को मना नहीं कर पाया। उन्हीं के भरोसे मेरा काम चलता है। जाना तो पड़ेगा ना रमेश, तेरी बैलगाड़ी दे। अरे यार मोहन, तुझे पता नहीं, मेरी बैलगाड़ी तो कल्लू ले गया है। कल ही आया था, कह रहा था 3 दिन बाद बैलगाड़ी वापस छोड़ जाएगा। अरे यार, फिर तो मुश्किल हो गया। अब क्या करूं? पैदल ही जाना पड़ेगा। अरे रमेश, तू भी मेरे साथ चल, जल्दी आ जाएंगे। नहीं यार, मैं नहीं आ सकता। मेरी बच्ची को नींद नहीं आ रही। उसके साथ खेल रहा हूं, उसे सुलाने के लिए। चल कोई बात नहीं रमेश, पैदल ही निकल जाऊंगा। जितनी जल्दी हो सके लकड़ियां लेकर लौट आऊंगा। तू जा रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, तुझे रास्ते में कई सारे छलावे मिलेंगे, उनसे बचकर रहना और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना और कोई जवाब भी मत देना, सीधे चलते जाना। ठीक है रमेश भाई, मैं चलता हूं। ये कहकर मोहन ने गहरी सांस ली और फिर अंधेरी रात के रास्ते पर अकेला चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद कच्चा रास्ता और भी सुनसान हो गया। चारों तरफ खेत फैले थे और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। मोहन कुछ कदम और आगे बढ़ा तो सामने जंगल की शुरुआत दिखने लगी। ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनके बीच घना अंधेरा। मोहन यहीं से लकड़ियां लेने वाला था। उसे नहीं पता था कि यही रास्ता आज उसकी जिंदगी का सबसे डरावना रास्ता बनने वाला है। मोहन ने इधर उधर नजर दौड़ाई।
तभी उसकी नजर सामने पड़े एक मोटे लकड़ी के गट्टे पर पड़ी। आज की ठंड तो सच में हद से ज्यादा है, बस थोड़ी सी लकड़ियां और फिर सीधे घर। वो धीरे धीरे उस लकड़ी के पास गया और कुल्हाड़ी मजबूती से थाम ली। पहला वार करते ही लकड़ी पर तेज आवाज गूंजी। अमावस की रात में वो आवाज और भी भारी लग रही थी। मोहन लकड़ी को काटने लगा, एक के बाद एक वार। उसे नहीं पता था कि हर वार के साथ जंगल की खामोशी कुछ और भारी होती जा रही थी। चलो अब घर जाना चाहिए, बहुत हो गया, इतना काफी है। मोहन ने लकड़ियों का गट्ठर उठाया। उसने कुल्हाड़ी फिर से कसकर पकड़ ली। जंगल की ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पेड़ों की छायाएं धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिख रही थी। मोहन ने कदम बढ़ाए। रास्ता घना और सुनसान लग रहा था। हर कदम के साथ जंगल की खामोशी और भी गहरी होती जा रही थी। लकड़ियों का गट्ठा हाथ में पकड़ मोहन घर की ओर चल पड़ा। जंगल धीरे धीरे पीछे छूट रहा था, लेकिन उसकी खामोशी अब भी मोहन के साथ साथ चल रही थी। कच्चे रास्ते पर उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और हर कदम के साथ रात और गहरी लगने लगी थी। मोहन तेज चलना चाहता था, लेकिन लकड़ियों का बोझ उसे धीमा कर रहा था। फिर भी वो बिना रुके घर की ओर बढ़ता रहा। उसे नहीं पता था कि ये रास्ता आज उतना आसान नहीं रहने वाला था। मोहन थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा था कि अचानक आसमान से पानी बरसने लगा। तेज बारिश ने उसे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। अरे, ये बारिश अभी कहां से आ गई? अब तो ये लकड़ी का गट्टा भी भीग गया है। ऐसे में इसे रामू काका के पास ले जाना भी ठीक नहीं रहेगा। बेहतर यही होगा कि इसे यहीं छोड़ दूं और रामू काका को बोल दूंगा कि लकड़ी लेकर आ ही रहा था कि अचानक बारिश आ गई और गट्टा भीग गया। मोहन ने लकड़ी का गट्टा साइड में रख दिया। बारिश तो अब बहुत तेज हो गई है। यहां तो ठहरने की भी कोई जगह नहीं दिख रही। मुझे आगे ही चलना होगा। क्या पता कहीं कोई टपरी मिल जाए, वहीं कुछ देर ठहर जाऊंगा। ये सोचकर मोहन ने फिर से कदम बढ़ा दिए। तेज बारिश में कच्चा रास्ता और भी मुश्किल हो गया था। चारों तरफ अंधेरा था और मोहन किसी टपरी की तलाश में आगे बढ़ता चला गया। मोहन थोड़ा आगे आया और तभी बारिश के बीच उसे एक छोटी सी टपरी दिखाई दी। मोहन उस टपरी के पास पहुंचा और कुछ देर वहीं रुक गया। अरे भाई, इतनी रात को जंगल की तरफ से क्यों आ रहे हो? इस वक्त उधर कोई नहीं जाता और ऊपर से आज अमावस की रात भी है भाई। अरे भाई, थोड़ी लकड़ियां लेने गया था। बारिश अचानक तेज हो गई तो मुझे आपकी टपरी दिखाई दी और मैं यहां आ गया। अब बारिश जैसे ही बंद होगी मैं अपने गांव चला जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक जंगल के रास्ते से एक औरत लाल रंग की साड़ी पहने वहां आती हुई दिखाई दी। तेज बारिश के बीच उसका यूं आना मोहन को कुछ ठीक नहीं लगा। अरे बहन जी, इस वक्त जंगल की तरफ से क्यों आ रही हो? इतनी रात को उधर जाना ठीक नहीं होता। हाँ बहन जी, मैं भी अभी अभी जंगल से ही आ रहा हूं, लेकिन मुझे तो आप रास्ते में कहीं दिखाई नहीं दी। लेकिन इस वक्त आप जंगल में क्या कर रही थी? मेरा रास्ता भटक गया है। अंधेरा इतना है कि कुछ दिखाई नहीं दिया। बारिश में समझ ही नहीं आया किधर जाना है, इसलिए इधर चली आई। मुझे अपने गांव छायापुर जाना है। कोई मुझे वहां का रास्ता बताएगा? छायापुर? लेकिन वो तो मेरा भी गांव है। बहन जी, अगर ये बारिश थोड़ी थम जाए तो मैं आपको छायापुर छोड़ दूंगा। अगर ये बारिश थम गई तो मैं भी अपने घर चला जाऊंगा। धीरे धीरे बारिश रुक गई। सड़क पर अब सिर्फ गीली जमीन और पानी के छोटे छोटे धब्बे बचे थे। मोहन उस औरत को बोलता है, बहन जी चलिए, मैं आपको छायापुर तक छोड़ दूं। ठीक है, आपके साथ चलना ही बेहतर होगा। मोहन और औरत
धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगे। चारों तरफ सन्नाटा था और रास्ता अब भी गीला पड़ा था। छायापुर गांव अब आने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक वो औरत मोहन के पास से गायब हो गई। मोहन रुक गया। उसने इधर उधर देखा और मोहन ने जोर से आवाज लगाई। अरे, ये बहन जी अचानक कहां चली गई? अरे बहन जी, बहन जी, कहां हो आप? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ बस सन्नाटा था। तभी मोहन को रमेश की बात याद आ गई। तू जा रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, तुझे रास्ते में कई सारे छलावे मिलेंगे, उनसे बचकर रहना और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना और कोई जवाब भी मत देना, सीधे चलते जाना। रमेश की बात याद आते ही मोहन ने एक पल भी रुकना ठीक नहीं समझा। उसने कदम तेज कर लिए और बिना पीछे देखे गांव की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में मोहन ने छायापुर की सीमा पार कर ली। गांव में कदम रखते ही उसे लगा जैसे पीछे का सारा सन्नाटा वहीं छूट गया हो। हे भगवान, आखिरकार गांव पहुंच ही गया। अगर रमेश मुझे ये बात नहीं बताता तो मैं उन बहन जी को ढूंढने निकल जाता और पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। मोहन अब अपने घर की ओर बढ़ चला। थकान और डर दोनों उसके कदमों में झलक रहे थे। थोड़ी ही देर में मोहन अपने घर पहुंच गया। अरे मोहन जी, आप ठीक तो है ना? इतनी देर क्यों लग गई? हाँ कविता, मैं ठीक हूं। बस रास्ते में थोड़ी देर फंस गया था और जो देखा वो शायद बताने लायक भी नहीं है। मोहन अंततः अपने घर पहुंच गया। दरवाजा बंद किया और गहरी सांस ली। घर की चारों दीवारें सुरक्षित लग रही थीं, लेकिन मोहन के मन में वो लाल साड़ी वाली औरत और जंगल की रात अब भी जीवित थी। घर में सब शांत था। कविता उसके पास आई, लेकिन मोहन जानता था छायापुर में अमावस की रात कभी सच में खत्म नहीं होती।